हरिओम, नमो नमः। सभी का स्वागत है इस कक्षा में जिसका नाम है सुरवाणी विलासा। इसमें हम लोग प्राथमिक स्तर की भाषा पढ़ते हैं। संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रार्थना करके प्रारंभ करेंगे। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हाँ, तो आज हम लोग एक नए टॉपिक में जा रहे हैं जो शब्दार्थ का ही है, पर स्त्रीलिंग शब्दों के हम आज पढ़ाई करेंगे। उसका प्रथमा द्वितीय विभक्ति और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है नया वाला संधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। रमा शब्द के साथ लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है हमारे संस्कृत विश्व में, हमारे संस्कृत ज्ञान के विश्व में लक्ष्मी जी का आगमन हो रहा है। लक्ष्मी अनुग्रह प्राप्तिरस्तु, लक्ष्मी कटाक्ष सिद्धिरस्तु। हाँ चलिए, तो स्त्रीलिंग नाम पद, इसका फिर एक बार मैंने जैसे आपको वादा किया है कि हर बिट में ऑन एवरी स्टेप मैं आपको पूरा रिवीजन करा के आई विल बी टीचिंग। ठीक है, तो उसी के इसमें अभी थोड़ा सा रिवीजन के साथ ही उन्हीं बिंदुओं को वापस याद करके विल कीप गोइंग अहेड, ताकि वो नींव आपकी ना बहुत एकदम स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आप इन पॉइंट्स को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो यदि आपको ऑलरेडी मालूम है, लग रहा है क्या है, फिर से पूरा सुनने को मिल रहा है, तो यू कैन स्किप दिस पार्ट। ठीक है, इस पे ज्यादा फिर ध्यान नहीं देना। जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए बहुत एकदम आवश्यक होता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द कैसे दिखते हैं संस्कृत में? ठीक है, हम लोग सब जानते हैं अच्छे से, लड़कियों के नाम होते हैं सारे आकारांत के, ईकारांत के, उस टाइप के। तो अभी हम आकारांत को ही कवर कर रहे हैं। तो देखिए इस शब्द को रमा रक्षति, सही है ना, रक्षक की पत्नी है तो वो भी रक्षा ही करेगी ना, है ना। विष्णु की पत्नी है वो, तो विष्णु स्थिति कारक है, तो लक्ष्मी भी स्थिति कारक है, तो रमा रक्षति। ठीक है सीता आह्वयति, सीता क्या करती है, बुलाती है। माला शोभते, माला गजरा या फिर गार्लैंड जो गले में डालते हैं वो, दोनों को माला शोभते। ठीक है, तो अभी आपको आत्मनेपद का भी ज्ञान है, इसलिए शोभते आप पहचान गए हैं उसको। तो रमा, सीता, माला इत्यादि नाम पद होते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं। ठीक है, नाम पदे, नाम पद में क्या क्या होता है बोले तो एक प्रातिपदिक होता है, एक विभक्ति प्रत्यय होता है, जिसको हम x प्लस वाई नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, x प्लस वाई, तो x है प्रातिपदिकम, y है विभक्ति प्रत्यय। जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द में हमने पढ़ा था, ऑल दैट बेसिस अप्लाइज टू दिस ऑल्सो। ठीक है, इसलिए एक बार पुनरावृत्ति करके कर लेंगे तो फ्रेश अप हो जाएगा माइंड हमारा। ठीक है, तो नाम पद में क्या क्या होता है, एक प्रातिपदिक होता है, एक विभक्ति प्रत्यय होता है, जिसको हम x प्लस वाई बोलते हैं। तो नाम पद का x इज इक्वल टू प्रातिपदिकम। ठीक है, नाम पदे प्रातिपदिकम इज द x, नाम पदे विभक्ति प्रत्यय इज द y, नाम पदे y इज विभक्ति प्रत्यय। तो इस टाइप का आप एसोसिएट करेंगे तो एकदम आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसमें भी एवरीथिंग काउंट्स, लाइक उसमें जो है इसमें वही है। स्त्रीलिंगों में भी लिंग 3 टाइप्स का होता है, उसमें हम सेकंड अभी ये ऑर्डर में स्त्री पहले रखा हमने देखा ना, तो स्त्रीलिंग के शब्द हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। विभक्ति तो सभी होंगे फिर से उसमें। प्रथमातः सप्तमी +1, 7 + 1 वो 7 + 1 × 3 वाला टेबल इसका भी बनने वाला है। ठीक है, इसमें किससे बनेगा वो, × 3 क्या है, वचनम है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम पूरा। ठीक है, तो नाम पद के साथ क्रिया का क्या संबंध रहता है, वो हमने कारक रिलेशंस पढ़ते पढ़ते, जब हमने शब्द रूपों को हम लोग पढ़ रहे थे, एक एक विभक्ति पढ़ रहे थे, उस समय हमने
नाम पदों के बारे में और उसका क्रिया के संबंध के बारे में कारक नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक एक विभक्ति युक्त एक एक विभक्ति का क्रिया के साथ कैसे एसोसिएशन होता है। द्वितीय विभक्ति का कर्म के साथ, तृतीय विभक्ति का करण के साथ, इस प्रकार 6 कारकों से रिलेटेड है और षष्ठी संबंध से रिलेटेड है। ये हमने सब पढ़ा था, ठीक है। So it's almost like a Vyakarana class and I don't want to make it very heavy for you, but still I want to give you all that which is needed for your further study, that this is a step next, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के लिए एक भूमिका पृष्ठभूमि बनाने का मैं प्रयास कर रही हूँ, इसलिए मैं इतनी विपुलता से आपको ये सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है। क्रियापदस्य वचनम नामपदस्य वचनम आश्रित्य, जो क्रियापद है वो कैसे रिलेटेड होता है, कारक से रिलेटेड होता है और स्ट्रक्चर वाइज भी उसका रिलेशन होता है। जैसे द सन राइजेस, द सन्स राइज, जब आप इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में देखेंगे सूरज उगता है तो सूरज उगते हैं, तो ऐसा ही बोलना चाहिए। बालक, बालक क्या है, किसका है बहुवचन, किसी नाउन का। हिंदी में ना सारे बहुवचन नहीं होते, ऑल नाउन्स हैव नॉट गॉट बहुवचन। आई थिंक आई हैव टू टेक अ लिटिल ब्रेक, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। हाँ, तो क्रियापद का जो वचन होता है वो किससे डिसाइड होता है, जो नाम पद का वचन होता है उससे डिसाइड होता है। स्पेशली बिकॉज वी आर डूइंग द फर्स्ट वन, ठीक है, स्पेशली बिकॉज वी आर डूइंग द फर्स्ट विभक्ति कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड क्रियापद का डिसाइड होता है। जैसे हिंदी में से माताएं, माताएं बोल सकते हैं ना, हाँ बहनें, हाँ ये है, ये सही, बहन, बहनें, बहन होती है, बहनें होती हैं, ठीक है। जो तो ती है, ती पे एक बिंदी लगा दिया हमने, ठीक है। आजकल ज्यादा लोग नहीं लगाते हैं, आजकल हिंदी भी बहुत मॉडर्न हो गया है, एकदम रूल्स फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। मैं तो लगाती हूँ बहुत, इसमें बिल्कुल मैं अच्छे से लगाती हूँ, ठीक है। और बच्चा, बच्चे, हाँ दिस इज वेरी गुड, बच्चा खेलता है, बच्चे खेलते हैं। तो जिस प्रकार का वो आपको कॉन्सेप्ट मालूम है, जस्ट ट्राइंग टू रिवाइव एंड रिवाइज विद मोर एग्जांपल्स, ताकि आप अगेन यू कैन एसोसिएट इट विद वेरी वेल, ठीक है। तो इस प्रकार का इधर अप्लाई हो रहा है क्योंकि हम फिर से प्रथमा विभक्ति पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका भी अक्षरांतता पर निर्भर करता है, ये मत सोचिए स्त्रीलिंग है तो हमको एग्जम्पशन है। दिस इज गोइंग टू बी अप्लाइड फॉर एवरी शब्द, ईच शब्द इन दिस वर्ल्ड ऑफ संस्कृत। पूरे जितने शब्द अवेलेबल है संस्कृत वांग में है, उन सबका जो अंतिम आकार है या अंतिम जो लेटर है, वर्ण है, दैट्स गोइंग टू अफेक्ट द विभक्ति योजना। विभक्ति योजना इज ऑल, वो जब दोनों पास में आते हैं तो दिस सु आउट जस सम आउट शस वाला जो भी प्रत्ययों का एक टेबल है, दैट्स गोइंग टू बी टेकिंग ईच थिंग डिपेंडिंग अपॉन दिस एंडिंग। इधर अंत में क्या दिखा, इन सबसे कोई काम नहीं है, इन सबसे उसको कोई काम नहीं है, बस इससे काम है जो अंतिम पार्ट है। तो ये विभक्ति जब आके जुड़ेगा, इट विल सी, हम जब वो योजना करते हैं, आप देखिए एक जिक्सॉ पजल होता है, जिक्सॉ पजल के शेप के हिसाब से हम उसमें सेट करते जाते हैं तो हमारा पूरा बन जाता है। तो ये विभक्ति योजना भी उसी टाइप का है। तो अब दूसरा कुछ भी लाके इसमें जोड़ना चाहेंगे, सब मरुत शब्द को जो लगने हैं ना, उसको आके आप इधर मरुतः मरुतः मरुति, तो मरुति लेके राम में लगा कि मैं रामी बनाऊंगा बोले तो नहीं बनेगा, संस्कृत भट्टारी का बहुत मारेंगे हमको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वैसा नहीं करेंगे, लास्ट में जो लेटर है उसका जो वर्ण का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से हम लोग इसको जोड़ेंगे। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई कहता है संस्कृत बहुत कठिन है, इफ दे मीन समथिंग देन दे मीन इन सच एरियाज, ऐसे कुछ 2-3 एरियाज है, पर मैं हमेशा एक ही वादे पर, एक ही बात पर इस सारा वाद को मैं मिटा देती हूँ। संस्कृत कठिन है बोले तो इसके पास सिस्टम है, that is the only answer. There's a wonderful system behind everything in Sanskrit which no other language in the world can have. इतना सिस्टमैटिक, इतना डिफाइंड, इतना with less and less exceptions, बहुत कम एक्सेप्शंस है, बहुत कम चीज है जो इससे दायरे से बाहर जाती हैं। तो उतनी प्रभावशाली भाषा, उतनी पटिष्ठ रूप से डिफाइंड एंड सो क्लियर और इतने रूल्स को फॉलो करने वाली भाषा आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। सो चेरिश, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लर्निंग संस्कृत इसी बात पर, ठीक है। अक्षरांतता, तो उससे रिलेटेड जब भी ज्वाइन होते हैं तो अगर शेप ऐसा है तो इस प्रकार का के
जुड़ेगा। अगर शेप ऐसा है तो इस प्रकार का, वॉट एवर इट विल एडजस्ट इनटू दैट शेप एंड देन इट विल फॉर्म द फॉर्मेशन। ठीक है। तो अब हम आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ने जा रहे हैं ना, तो उसका भी सेम प्रिंसिपल है। तो ये स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल पहले देख लेते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिकम या शब्दः नाममूलम प्लस सुप प्रत्यय इज इक्वल टू नामपदम। दैट सुप प्रत्यय इज गोइंग टू चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंगली, एंड हम लोग ब्रैकेट्स में रख के सीखते हैं ना, तो उसी विधान के लिए मैंने ये वाला चुना है। ठीक है, इस प्रकार का। तो जैसे वो शब्द कैसे होते हैं, रमा, सीता, राधा, इस प्रकार। तो आकारांत में जब हम लोग आते हैं तो इसमें प्रथमा विभक्ति का सुप्रत्यय लगाने के बाद भी वो प्रातिपदिक जैसा ही दिखता है। दैट इज द ओनली आई डोंट से प्रॉब्लम एरिया, बट दैट्स कुछ पॉइंट है जहां पर हमें बिल्कुल याद रखना चाहिए। जैसे रामा प्रातिपदिक है, रामहा प्रथमा विभक्ति है। हरि प्रातिपदिक है, हरि ही प्रथमा विभक्ति है। गुरु प्रातिपदिक है, गुरु प्रथमा विभक्ति है। पर रमा में रमा ही प्रातिपदिक है, रमा ही प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो इसमें ये जब सु जुड़ता है तो आ प्रत्यय ही लगता है, जो आ मिला के पूरा आ ही होता है। ठीक है, किस प्रकार का। और लंबा रमा नहीं खींचेंगे, ह्रस्व दीर्घ प्लुता 3 ही होता है, तो दीर्घ दीर्घ विषय भी दीर्घ ही होता है। दैट इज अ प्रिंसिपल। भट्टारिका ने हमको एक, फिर 2 + 2 = 4 यहाँ अप्लाई नहीं होता है कि आपने कहा, आपने तो कहा दीर्घ 2 मात्रा का है, फिर आप 2 मात्रा और जोड़ रहे, 2 मात्रा कहाँ चले गए, तो आपके पूर्णमेवावशिष्यते दोनों मिलकर एक हो गए, इसलिए दीर्घ दीर्घ ही रह गए। ठीक है, तो इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका प्रथमा विभक्ति रूप प्रातिपदिक रूप सेम होता है, पर टेक्निकली जब बात करते हैं, सी यहाँ पर आप प्रारंभ के स्टूडेंट से ये सब की जरूरत नहीं, पर टेक्निकली जब बात करते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम अ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रामरियन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफी है। सुअौजस। ठीक है, इसमें सुअौजस में के फॉर्म्स कैसे होते हैं, आ, ए, आ। बोलिए एक बार सब लोग अपना म्यूट स्थिति में ही, आ, ए, आह। पुल्लिंग का क्या था, आह, औ, आह। यहाँ पर आ, ए, आह। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। तो रमा, रमा को आप जोड़ा, रमा बोला। और नेक्स्ट रमा ए, जमे। ठीक है, एंड देन रमा आह, रमा। ओके, दिस इज द थिंग, रमा, रमे, रमाह। राइट, फिर इसके ऐसे रूप बनेंगे, एक वचन रमा, द्विवचन रमे, बहुवचन रमा। ठीक है, इसी तरह सीता, सीते, सीता। राधा, राधे, राधा। शारदा, शारदे, शारदा। तो आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि हम लोग रमा पढ़ रहे हैं, तो सीता, राधा, शारदा, कृष्णा, बाला, माला पढ़ चुके। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड देम वंस वी नो द प्रत्ययस ऑफ रमा। ठीक है, तो अभी इसको कैसे पता चलेगा कि प्रथमा विभक्ति का क्या है, तो क्रियाम पृच्छामः का इति। तो कहा का दोनों एक ही है एक्चुअली, कहा पृच्छामः, तो कहा से ये स्त्री का भी आंसर आ जाएगा। बट व्हेन यू आर स्पेसिफिक अबाउट इट, तो आप का करके पूछेंगे कौन है, लड़की है। ठीक है, उससे सिर्फ स्त्रीलिंग का पद, तो का है, तो समाधान के रूप में जो मिलेगा वो स्त्रीलिंग का ये होगा। सिर्फ जस्ट फॉर क्लैरिटी, कहा भी हो सकता है। ये वाक्य में कौन सा रोल प्ले करता है, ये प्रथमा विभक्ति युक्त पद। प्रथमा विभक्ति युक्त पद जो है वो वाक्य में कर्ता अर्थक होता है। ठीक है, रमा रक्षति वो हमारा वाक्य था, तो रमा रक्षति, रक्षति के साथ रमा कैसे जुड़ा, कर्ता के रूप में। का रक्षति, रमा रक्षति। कौन रक्षा करती है, रमा रक्षा करती है, लक्ष्मी रक्षा करती है, तो इसीलिए वो कर्तार्थक हो गया इस तरह। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये रमा का वो अर्थ कैसे रहता है प्रथमा विभक्ति में, रमा अथवा रमा। ठीक है, दोनों एक ही है, रमा ही है, क्योंकि रमा एक यही है, सॉरी, तो एक रमा। ठीक है, द्विवचन है रमा, रमे। ठीक है, रमे, दो रमाएं, या फिर दो रमाएं। ठीक है, कैसे बोलते मुझे नहीं पता, मैंने लिख दिया है। रमाः अनेक रमाओं या अनेक रमाएं। ठीक है, जो भी इसके होने के बाद फिर ये द्वितीय विभक्ति भी हम आज ही पढ़ेंगे स्त्रीलिंग का, क्योंकि वी ऑलरेडी नो अबाउट, मैं अगेन वो रिपीट नहीं कर रही हूँ। द्वितीय विभक्ति का चाहिए तो रिपीट करूंगी। द्वितीय विभक्ति क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, इट्स कर्मा। इफ यू वांट आई कैन गो बैक टू दैट एंड टीच। वो हम पूछते हैं कि व्हाट, उसको पूछेंगे
किसे ऐसे इस प्रकार के पूछेंगे तो क्रिया से बाहर आएगा वो कर्म है। कैसे रिलेट होता है वो मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ। और बालः चित्रम पश्यति, किम पश्यति, चित्रम पश्यति, रामः वृक्षम पश्यति, किम कम पश्यति, वृक्षम पश्यति। तो कम किसको, तो वो पुल्लिंग है वृक्षम, वहां पर चित्रम नपुंसकलिंग है। तो ये वाला हमने पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट में। और क्या पढ़ा था कि इसका अम औक्षस किसके विभक्ति प्रत्यय है, अम औक्षस। तो इसमें जब अम औक्षस जुड़ेगा तो कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। द्वितीय विभक्ति के सुप प्रत्यय अम के रूप में आम होगा। फिर बोलेंगे अरे आपने पहले ही रमा बोला फिर आम बोले तो रमा प्लस आम रमाम होगा क्या, तो नहीं होगा, रमा प्लस आम रमाम ही होगा। ठीक है, दो मात्रा काल ही होगा। देन आउट रमे, तो जैसे रामः रामौ रामाः रामम रामौ रामान था ना वो आकारांत पुल्लिंग में, वैसा ही ये भी है। तो उसमें जो द्विवचन है तो इसलिए हम लोग ऐसा ऐसा पढ़ते हैं ना ग्रिड्स को, वो टेबल को हम वर्टिकली पढ़ते हैं। तो रामौ रामौ है एक वचन, रामौ द्विवचन भी रामौ, प्रथमा विभक्ति द्वितीय, सॉरी द्विवचन का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति रामौ। तो इसमें भी द्विवचन का प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति रमे सेम होगा। ठीक है, रमा रमे रमाः रमाम रमे, फिर क्या होगा जी, रमान, है ना, नहीं होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है आकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग में। रमान नहीं होगा, रमाः ही होगा। तो क्या हो रहा है, बहुवचन में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति समान है। जैसे द्विवचन में दोनों समान है वैसे ही बहुवचन में भी दोनों समान है। रमाः रमाः रमाभिः इस प्रकार आता है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। रमाः रमाः सेम होगा। इसका क्या अर्थ है, जैसे मैं हूँ तो मैं रमा को देख रही हूँ, रमाम पश्यामि, वही तो आता है ना द्वितीय विभक्ति, जब मैं उसे देखती हूँ तब वो कर्म बनता है मेरे देखने का। तो रमाम पश्यामि, रमे पश्यामि, फिर रमाः पश्यामि। जैसे रामम नमामि, रामौ नमामि, रामान नमामि, वैसे ही रमाम नमामि, रमे नमामि, रमाः नमामि। अब आप बोलेंगे लक्ष्मी जी तो एक है दीदी, लक्ष्मी जी तो एक है, आप रमाः रमाः क्या लगा रहे, किसके लिए बोल रहे आप रमाः, तो लक्ष्मी जी एक है क्या, एक है क्या वो। याद रखिए अष्टलक्ष्मी स्तोत्र में कितनी लक्ष्मियां हैं हमारी, धन लक्ष्मी, धानी लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, न जाने कौन कौन लक्ष्मियां, इतनी सारी है। इसलिए उन सबको बोलने के लिए, सबको नमस्कार है बोलने के लिए, रमाः नमामि। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ द स्त्रीलिंगा प्रत्यास वर्क। ठीक है, उसका द्वितीय विभक्ति इस प्रकार का वर्कआउट होता है। तो रमा प्लस आम, सॉरी यहाँ पर म भगवान, तो रमाम रमे रमाः। ठीक है, फिर रमा रमाम रमे रमाः, एक रमा को, दो रमाओं को, अनेक रमाओं को, फिर इसी प्रकार सीता राधा शारदा कृष्णा बाला माला इत्यादि भी होगा। ठीक है, जितने आकारांत, जितने स्त्रीलिंग प्रातिपदिकों के अंत में आकार आपको मिलेगा उन सबके रूप इसी प्रकार होने वाले हैं। ठीक है, कामिनी का होगा क्या, नहीं होगा। ज्योति का होगा, नहीं होगा। ठीक है, अमृता का होगा, होगा। उषा का होगा, होगा। ठीक है, तो जो आ है श्वेता का होगा, होगा। मैं अभी अपनी कक्षाओं की लड़कियों की बात करें, जो स्त्री विद्यार्थिनियां हैं उनकी बात करें। ठीक है, तो वो जितने नाम आपको आकारांत, बहने बच्चियां माताएं सबके नाम रहते एक बार याद कीजिए। तो उन सबके इसमें पद्मा, इंदिरा, ठीक है, विजया, ये जो भी आ एंडिंग नेम्स है सबके लिए होगा। तो आपको बोलना है मैं इंदिरा को देख रहे, तो इंदिराम पश्यामि, शारदाम पश्यामि, इस प्रकार आप यही वाले प्रत्यय उन सब में लगाते जाए। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रिया को क्या पूछेंगे, काम कि किसे करके पूछेंगे क्रिया को। ठीक है, तो समाधान के रूप में जो मिलेगा वो द्वितीय विभक्ति का प्रत्यय होगा। ठीक है, वाक्य कर्मार्थक है, ये वाक्य में कर्म का अर्थक होता है। ठीक है, फिर इसके एक वचन रूप देखिए, रमाम, एक रमा को,
द्विवचन रूप देखिए, रमे दोनों रमाओं को, रमाः अनेक रमाओं को। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है थोड़ा। आपको संदर्भ से जानने की जब आदत हो जाएगी, देन यू विल अंडरस्टैंड, उतना परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास दूसरे क्लूज में भी यही होता है। हाँ, यदि कुछ क्लूज में हेल्प होता है बताऊंगी, ठीक है, उसके संदर्भ आने पर बताऊंगी। अभी के लिए तो आपको केवल संदर्भ से मालूम होता है कि वो क्रिया से कैसे रिलेटेड है, बस उसी आधार पर आप मेक आउट कर सकते हैं कि ये प्रथमा विभक्ति है या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, कि whose बहुवचन इज दैट। इसके लिए थोड़ा अनुभव की भी आवश्यकता होती है। ओके, तो सारे प्रत्यय एकत्रित करके इस प्रकार आता है, सुअजस अमौचस आ ए आह, रमा रमे रमाः, रमाम रमे, रमारे विभक्ति प्रत्यय लगाना भूल गए इस टेबल में, टेबल भी अधूरा है। विभक्ति प्रत्यय सिर्फ प्रथमा विभक्ति का लगाया, द्वितीय विभक्ति का नहीं लगाया। सुअजस अमौचस भी लगाना है ना उसमें, वो देख लीजिए, ऐसा ही एक और पंक्ति आएगा इधर, अभी बनाओ दो क्या, ठीक है चलो बाद में। रमाम रमे रमाः, हे रमे हे रमे हे रमाः। इसमें फिर संबोधन भी आते हैं, संबोधन का तो मैंने जोड़ा नहीं है इसमें, तो लेट मी टेल यू अबाउट संबोधन। संबोधना क्या है, फिर एक बार ये याद करते हैं, आमंत्रित करना, किसी को अपनी तरफ अभिमुख करना, ठीक है, किसी को बुलाना, ठीक है, बुलाना हर लेवल पे होता है, ठीक है, बहुत सारे लेवल पे बुलाना होता है। इनवाइटिंग इज डिफरेंट, एड्रेसिंग इज डिफरेंट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट एड्रेसिंग, ठीक है, किसी को शादी में बुलाया, किसी को घर में फंक्शन में बुलाया, वो बुलाना नहीं, ये बुलाना अलग है, वो अम्मा, वो बाबा, वो बच्चे, इस प्रकार। हाँ? अरे क्या बच्चे तुम भी, क्या बच्चा तुम भी बोलते हैं क्या हिंदी में, बोलो। मैं बोलूंगी अरे बच्चे तो बहुवचन है, आप कैसे प्रयोग कर रहे हैं बच्चे को। हाँ बोलते बच्चे को कुछ मत बोलिए इनको, ठीक है, अपने पति से बोलती है, हाँ नहीं बच्चे को कुछ मत बोलिए, बच्चे को, बच्चा को क्यों नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, मैं केस करूंगी, बच्चा को होना, एक वचन में बच्चा होना चाहिए ना, हम बड़े 10 बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे की, तो वहां एक कैसे हो गया, तो भाषा है भाई, हो जाएगा, मैंने कोई कभी आपसे पूछा क्या ऐसा क्यों होता है। तो इसी प्रकार संस्कृत में रमा जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसमें, ठीक है, संबोधना में एक वचन में हे होगा, दोनों ऐसे होंगे, रमे रमे, ठीक है, तो इसका कारण हमको पता नहीं है, भाषा में ऐसा ही है। और इस संदर्भ में बहुत 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 मुख्य बात, एक बात बता दूं, ठीक है, जो अम्बा शब्द है तो वो स्त्रीलिंग और है तो वो आकारांत, पर उसका रूप थोड़ा अलग चलते हैं। There are always got exceptions, ठीक है, exceptions there are always there, ठीक है, एक अम्बा और एक माता, माता तो दूसरा है, अभी हमारा आकारांत नहीं है वो, ठीक है, तो माता को माते बोलते हैं। So because this is getting confused with the संबोधना of the आकारांत, मुझे उस शब्द को आकारांत में प्रस्ताव करके बताना पड़ रहा है, माता का संबोधन माते नहीं होता है, ठीक है, मातर नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णुरुत्कमलवासिनी विश्वमातः, क्या है वहां पर, मातः, मातर नमामि, मातर क्यों है मातर, तुमको पता नहीं था क्या, माते नमामि क्यों नहीं लिखा उन्होंने, पढ़िए संस्कृत को ध्यान से पढ़िए, यही कहूंगी, जो भी ऐसा अज्ञान से बात करते हैं, हिंदी का प्रभाव संस्कृत पे डालते जा रहे हैं, उसमें मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक दीवार बनाना चाहती हूँ बीच में, लेट्स नॉट दीज वर्ड्स जंप इनटू संस्कृत, स्टॉप, एक चाइना वॉल बना दो, ठीक है, मन में, जो संस्कृत, अगर आपको उच्चारण नहीं पता तो नहीं करना, उच्चारण पता करके, अगर करना है आपको तो पता करके करना है। तो मातः होता है वो अलग शब्द है, उसको उसके पास बात नहीं, तो अम्बा का क्या होता है, अम्बहा होता होगा, नहीं अम्बहा नहीं होता है, अम्बे भी नहीं होता है, उसको अम्बा होता है, अम्बा बस, नो विसर्ग नो वे, ठीक है, जगदम्ब मदम्ब
कदम्ब वन प्रियवासी निवास रते, उसमें आता है ना अयि जगदम्ब कदम्ब वन प्रिय, उसमें क्या है अयि जगदम्ब, अम्बे है क्या वहां, अम्बहा है क्या। तो स्तोत्रों में इसमें हम जुड़ेंगे तो वो केवल हम स्तोत्र आध्यात्मिक दृष्टि से देख के अरे संस्कृत में सब भगवान भगवान है, अरे भगवान भगवान क्या है, भाषा सीखने के लिए बहुत सारे हैं, भगवान का अनुग्रह तो ये ऐसे ही मिल जाएगा आपको, है ना। इसके साथ भाषा के कितने सारे विषय मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो ये एक विषय है। तो अम्बे नहीं होता है, अम्बा होता है। तो दैट इज वाई अम्बा शब्द थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आकारांत होते हुए भी अम्बा शब्द एक्सेप्शन है, जो मात्र अर्थक है अम्बा, ठीक है। हाँ तो ये रमे हे रमे हे रमे हे रमा, तो कैसे पता चलेगा दो रमाओं को बुला रहे हैं कि एक रमा को बुला रहे हैं। समझो दो सीता है तो सीते बुलाए तो दोनों देखेंगी, क्या करें कि कुछ मतलब जो दुनिया में क्या करते हैं, जैसे दो दो लड़कों का नाम मोहित, कुछ मोहन है कुछ महेश है, दोनों लड़कों का नाम एक ही है, तो जब महेश करके बुलाएंगे तो दोनों मुझे दिखेंगे अरे क्या है बोलते, तो फिर हम कैसे मैनेज करें, अरे लंबे वाले महेश की बात कर रहा हूँ तो ठीक है लंबा वाला महेश आता है ना, वैसे व्यवहार नहीं कर रहे हैं क्या। तो संस्कृत में भी वही है, तो दूसरी भाषाओं में अगर वो पॉसिबल है तो संस्कृत में भी पॉसिबल है। शी इज सो नेचुरल, शी इज एज नेचुरल एज एनी अदर लैंग्वेज। इनके भी अपनी लिमिटेशंस है, इनके भी अपने वेराइटीज है, विस्तार है, कहीं कहीं संकोच है, एवरीथिंग इज एज गुड एज एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो हे रमे हे रमे हे रमाः, ओके, इसका संबोधन है। फिर अभ्यास के लिए प्रातिपदिक देख लीजिए, उदाहरण रमा लक्ष्मी, रमा रमे रमा, इस प्रकार आपको इन अभ्यास के सारे शब्दों को पूरे इस प्रकार के प्रातिपदिक बनाना है। और तो रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, ओके। तो इसमें भी आप दोनों विभक्तियां लगाएंगे, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों लगाएंगे। हाँ, अनामिका अनामिके अनामिकाः, अनामिकाम अनामिके अनामिकाः, ठीक है। तो एक द्वितीय विभक्ति में सिर्फ एक वचन का अलग है, बाकी सब समान है। शांता शांता, शांता शांते शांताः, शांताम शांते शांताः, उषा उषे उषाः, उषाम उषे उषाः। मुझे बचपन में मेरे कजिन्स ना चिढ़ाने के लिए उषे उषे करके बुलाते थे, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। रामायण का चलता था हमारे बचपन में, तो उसमें सीते सीते बोलते ना, तो मेरा नाम भी आकारांत थे, तो मुझे उषे उषे बुलाते थे वो लोग, ठीक है। तब अच्छा नहीं लगता था, जब संस्कृत का यही सिस्टम है जब जाना तो अच्छा, ठीक है, फिर एक्सेप्ट कर लिया, ओके। इस प्रकार गीता गीता गीते गीताः, फिर गीताम गीते गीताः, संबोधना भी, ठीक है। गीत हे गीते हे गीते हे गीताः, तीनों विभक्तियां करेंगे, ठीक है। तीनों के लिए अभ्यास है कि ऐड दिस ऑल्सो, ठीक है, ऐड संबोधना ऑल्सो, तीन कवर हो रहे हैं हमारे, ठीक है। यही सब एक्चुअली आई हैड टू, यही सब एडजस्ट करना था। उस पे ना मैंने संबोधन जोड़ा ही नहीं, उसके रूल्स भी नहीं जोड़े जब आपको पढ़ा रही थी, तो मटेरियल बनाते समय वी डोंट गेट ऑल दैट आइडिया, पढ़ाते हैं प्रोसेस में होता है तब आइडिया आता है, वी कांट डू दैट, सो ओके एनीवे। तो संध्या गीता उषा शांता शारदा अनामिका, फिर ये सुता, सुता बेटी को बोलते हैं, बाला गंगा मालविका माला कृष्णा, यू कैन ऐड एज मेनी एज पॉसिबल, अपने नाम भी आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई भी शब्द है आप उसको यमुना गंगा नर्मदा जो भी आकारांत है, कुछ और प्रातिपदिक है, जस्ट रीड देम आउट फॉर यू सो दैट, मन कर दिया क्या, ठीक है। अपर्णा, लता, शिवा, शिव की पत्नी शिवा, ठीक है। इस प्रकार के कई सारे आकारांत आपको दुनिया में मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू एंटर माय फेवरेट टॉपिक संधि, ठीक है। संधि के बारे में अभी जस्ट वी आर गोइंग टू एंटर इन ए न्यू वे। अभी तक हमने शब्दों का पढ़ा, शब्दों का पूरा एक संयोजित कर लीजिए माइंड में, उस पैकेट को पैक करके रख लीजिए। नेक्स्ट दूसरा पैकेट खुल रहा है, अभी नया पैकेट है मिठाइयों का, ओके। ये बड़ी बड़ी अच्छी मिठाई है ये। तो संधि का परिचय देखते हैं। संधि क्या होता है फर्स्ट,
ये केवल परिचय है, अभी आई एम नॉट स्टार्टेड संधि, केवल संधि का जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ, ठीक है, वो भी बहुत ही हल्का सा। दो वर्णों का मेलन, जब दो वर्ण सामने आते हैं, ठीक है, तो उनमें जो मेलन होता है, दोनों मिलकर चलने का एक होता है, वो संधि होती है। संधि एक्चुअली पुल्लिंग शब्द है संस्कृत में, ठीक है, संहिता उसके लिए स्त्रीलिंग शब्द है, संहिता, ठीक है। तो ये संस्कृत में संधि का बहुत ही महान स्थान है, क्योंकि संस्कृत संधि युक्त भाषा है, संस्कृत संधि युक्त भाषा है, और इसमें जो शब्द है एक दूसरे से जुड़कर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। अगर इमोशनल हो जाए हम लोग इस मोमेंट में, तो संस्कृत हमें मिलकर रहना सिखाती है, सही कह रही हूँ। कभी इसमें आप दो परस्पर मिल सकने वाले शब्दों को आप आगे रखेंगे, तो दे टेंड टू गेट अट्रैक्टेड एंड दे टेंड टू गेट यूनाइटेड, इतनी फ्रेंडशिप है उनके बीच में, ठीक है। दे विल नेवर स्टे अलोन, ठीक है। इंग्लिश में जैसा द बॉय इज वॉचिंग, ठीक है, द बॉय इज वॉचिंग, वाई लास्ट लेटर है, आई नेक्स्ट लेटर है, तो बॉय इज वॉचिंग करके हमने एस और बॉय के बाद इज है, तो एस है के बाद, एस के बाद डब्ल्यू है, एस और डब्ल्यू के कॉम्बिनेशन से कई सारे शब्द है, ठीक है। स्विच है, स्विच ऐसा स्व शब्द इज नॉट अनकॉमन इन इंग्लिश, बट स्टिल फिर भी वो मिलते कभी नहीं है। बॉय बॉय है, इज है, वॉचिंग वॉचिंग है, ठीक है। कुछ वॉचिंग टाइप का कुछ होता होगा, सोचिए इंग्लिश में संधि होता तो कैसे होता, ठीक है। इट वुड नेवर सूट द लैंग्वेज, ठीक है। उसमें सब शब्द अलग 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 है। यू डोंट टच मी, ठीक है, तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ, बाय बाय, ठीक है। तुम अपना काम करो, वाक्य में तुम्हें जो काम करना है तुम करो, मुझे जो काम करना है। बट संस्कृत ऐसा नहीं है। संस्कृत में वाक्य में एक ही वाक्य में जो कई सारे शब्द है, उनके बीच में अगर जुड़ेबिलिटी है, ठीक है, जोड़ेबिलिटी, ठीक है, तो योजन के लिए अवसर, ठीक है, मिलने का एक गुण उसमें है, तो मिल जाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई रेस्पेक्ट संस्कृत फॉर दैट, ठीक है। संस्कृत हमें संधि, इस बहुत सारे लोग संधियों को आजकल बहुत तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं, और तोड़ना बहुत सिखा रहे हैं, और तोड़ के बोलो उसी के लिए इंकरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सही नहीं। ट्राई टू लर्न संधि से, मैं इसीलिए इतना बैकग्राउंड दे रही हूँ संधि के लिए, क्योंकि मैंने उसका बहुत ही विकृत रूप देखा है। नॉन संधि में बोलते हैं ना, उसका हाई लेवल विकृत रूप मैंने उसका देखा है, एंड इट रियली पेन मी अ लॉट। सो आई थॉट आई मेड इट अ पॉइंट दैट मेरे स्टूडेंट संधि से हमेशा प्यार करेंगे, मेरे स्टूडेंट संधि को वेलकम करेंगे, मेरे स्टूडेंट संधि को अच्छी तरह सीख के उसको अप्लाई करेंगे, एंड दे एंजॉय अप्लाइंग इट, उस चैलेंज को वो लोग लेंगे, ठीक है। जोड़ के लिखने में जो मजा आता है, उसको पूर्ण रूप से वो लोग आराम से लेंगे, दे विल नॉट मेक इट टफ फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। इस हिस्से में संधि को इंट्रोड्यूस करते समय इतना सारा बैकग्राउंड आप लोगों को दे रहे हैं, ओके। तो द्वयोः वर्णयोः मेलनम, एक्चुअली ये शब्द कैसे बना है, वो सम धा की ही कैसे बना है, तो दिस इज जस्ट फॉर आपके इसके लिए, नॉट गोइंग टू डीप फॉर दैट, ठीक है। कोश में ऐसा दिया रहता है, आपको किसी भी वर्ड का स्ट्रक्चर चाहिए तो आप शब्द कल्पद्रुम में जाइए, संधि मारिए, ये आ जाएगा। धा धातु है इसमें, ठीक है। हमको अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है धा धातु, विल कम बैक टू दैट लेटर। व्याकरण मते वर्णद्वयस्य मेलनम, एक्चुअली संधि शब्द का जो सामदान भेद दंड उपाय ऐसे टाइप के सब कई सारे, वो इसमें आता है क्या, 4 प्रकार की संधियां, संधि कई कई जगह होते हैं, सामदान भेद तो उपाय होते हैं वो सारे, नहीं वो उसमें संधि विग्रह, हाँ संधि करके उसमें आता है। फिर संधि में टाइप्स, ऊपर टाइप्स होते हैं, भेद होते हैं, तो वो सब, तो संधि के कई सारे अर्थ है, कई सारी भाषाओं में, कई सारे शास्त्रों में, कई सारे संदर्भों में संधि आता है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्याकरण संदर्भ, ठीक है। व्याकरण मते वर्णद्वयस्य मेलनम, व्याकरण मते वर्णद्वये जाते, वर्णद्वय में होने वाला प्रोसेस है वो।
यहाँ पर एक सुंदर सा श्लोक है। संस्कृत में कुछ भी आपको बात बतानी हो ना, शास्त्र विषय, ठीक है, कितना भी सीरियस शास्त्र विषय हो उसको आपको बताना है तो व्हाट पीपल डू, दे राइट अ श्लोका, ठीक है, एक श्लोक लिख डालते हैं और उससे क्या है हमको याद रह जाता है वो कॉन्सेप्ट। ओके, तो वो ऐसे 2 श्लोक मुझे मिले हैं जिसका फर्स्ट पार्ट तो समान है लेकिन सेकंड लाइन में थोड़ा अंतर है, दैट्स व्हाई इंक्लूडेड बोथ ऑफ देम। तो आपको, मुझे भी पता नहीं था, मैं इंटरनेट में थोड़ा सा ढूंढ रही थी तो ये मिल गया मुझे, देन आई थॉट ओके लेट मी ऐड इट। तो पढ़ रही हूँ, सुनिए। संधिरेकपदे नित्यो नित्यो धातुपसर्गयोः सूत्रेषु च भवेत् नित्यः सैवान्यत्र विभाषया। ये दूसरा है, संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्ष्यते मपेक्षते। ओके, तो संधि संहिता दोनों किससे श्लोक स्टार्ट हो रहा है, तो संधि शब्द पुल्लिंग है इसलिए नित्यो नित्यः इस प्रकार। तो संहिता एक पदे नित्या, संहिता है तो स्त्रीलिंग है इसलिए नित्या, वो बाद में आएंगे हम उसके पास, ठीक है। ये तो इसका पूरा क्या बताना चाह रहा है वो श्लोक, आई हैव मेड इट इनटू पॉइंट्स। नित्या कहाँ कहाँ है, नित्या यानी सदा बना रहता है, तो उसको तोड़ नहीं सकते, उसको अलग नहीं कर सकते, कदापि अलग नहीं कर सकते। वैसे स्थान कौन कौन से हैं, एक पदे, जो एक पद होता है, ठीक है। टेक्निकली, टेक्निकली बहुत याद रखिए, संस्कृत में पदा बहुत एल्यूसिव कॉन्सेप्ट है एंड इट्स नॉट एज इजी एज इंग्लिश। इंग्लिश में वर्ड कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बस एक स्पेस मारिया वर्ड हो गया, जिसको स्पेस से काउंट करो वर्ड्स हो गए। बट संस्कृत में ऐसा नहीं है जी, आप स्पेस काउंट करेंगे ना तो आपको एक मैन्युस्क्रिप्ट में पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक, चाहे वो 50 पन्नों का मैन्युस्क्रिप्ट क्यों ना हो, पूरा एक वाक्य ही रहता है। आई मीन देयर इज नो अदर वर्ड, एक वर्ड रहता है इसमें। इतने माहिर है हमारे लोग संधियों को लिखने में, ठीक है, ऐसे संधि बना डालते हैं, फट 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 जोड़ता चले जाता है वो पूरा एक वाक्य में। पूरा मैन्युस्क्रिप्ट एक ही है, कहीं स्पेस भी नहीं है बीच में, टेक्निकली भी, ठीक है। ऐसे माहिर है हम लोग कि हमारे क्या संपदा है, क्या संपत्ति है, कांट इवन इमेजिन। तो ठीक है, ये एक पद में नित्य होता है, धातु उपसर्गयोः नित्यः, ठीक है। धातु और बोलिए। भगनी एक प्रश्न है इसमें, जैसे आपने बताया कि इतने संधि में माहिर होते हैं कि पूरा का पूरा एक ही वर्ड होगा वो, लेकिन जब हम उसे पढ़ेंगे तो हम इतना लंबा तो पढ़ नहीं सकते, तब तो हमें उसे तोड़ना ही पड़ेगा ना बीच में। जहां पर हमें एक शब्द के, एक पद के जो ग्रामेटिकल पैरामीटर्स है उसके हिसाब से हम पढ़ लेते हैं, आराम से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए अगर ज्यादा बड़ा है तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट तोड़ डायरेक्टली सकते। आपको पढ़ने को इस स्टेज में नहीं मिलेगा। मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए बहुत संस्कृत पढ़नी पड़ती है और बहुत हाई लेवल का टफ स्टेज पे आप मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ पाएंगे डायरेक्टली। ठीक, नहीं तो आप परिष्कृत धन्यवाद। जो तोड़ के लिखा गया ना जिसको, बस वही पढ़। मैं कह रही हूँ इतना एलिजिबिलिटी है संस्कृत भाषा में, कह रही हूँ वो पराकाष्ठा है, दैट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज। ये क्या है, हाईएस्ट फॉर्म स्टार्टिंग स्टेज में नहीं बताते, बस बताते हैं इसीलिए ताकि वो कैसे दिखता होगा कि there is a possibility that is there, तो we cherish that knowledge, that's all। तो उसको कैसे यूज करेंगे, वो किसके काम आएगा, हम लोगों को तो काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोलते। there are many many things। आप मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे तो इतना एक्साइटिंग होगा वो वर्ल्ड कि आपको ना 100% जो एक्सट्रीमली मॉडर्न साइंस टॉपिक पे आप जो मूवी देखेंगे ना, उससे कई ज्यादा 100 टाइम्स मोर एक्साइटिंग वर्ल्ड है मैन्युस्क्रिप्ट का, सच कह रही हूँ, और मैं उसका अनुभव करके आई हूँ। अगर आपको सही में एक्साइटमेंट चाहिए ना, जो अपने पुरखों का आप उसको हाई लेवल का नॉलेज और वो जो उसका स्टेप्स आपको एंजॉय करने हैं ना, हाईएस्ट फॉर्म्स, जाइए मैन्युस्क्रिप्ट्स वर्ल्ड में, पूछिए उनसे, बताते हैं आपको, ठीक है। तो दैट्स अनदर वर्ल्ड, एक्सट्रीमली डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है। तो धातु और उपसर्ग में मिला के लिखते हैं, संधि नित्य होता है, एक पद में नित्य होता है, धातु और उपसर्ग में नित्य होता है, सूत्रेषु सूत्रों में भी नित्य होता है, समासे नित्य होता है, ठीक है। ये दोनों को मिला के बता रही हूँ। तो सूत्र वाला पॉइंट इसमें है, इसमें नहीं है।
समास वाला पॉइंट इसमें नहीं, दो अलग अलग श्लोक है ये, ठीक है। तो सूत्रेषु समासे, और फिर विवक्षाधीना, विवक्षा यानी जो हम बोलने वाला वक्ता है उसकी इच्छा, वक्ता जैसे बोलना चाहे, अब आगे तुम्हारी इच्छा। तो हम लोग मॉडर्निटी में क्या कर रहे हैं आजकल में, जो वाक्य में संधि जहां पर विकल्प वैकल्पिक है, वी आर टेकिंग दैट विकल्पा, ठीक है। तो जब हम विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ रहे होते हैं या कुछ पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पर संहिता रखते समय तो विल जस्ट सी इफ दैट इज अ वैकल्पिक रूल है, तो विल जस्ट गिव विकल्प एंड विल पुट इट डिफरेंटली, हम उसको विच्छेद करके रखते हैं, ताकि आपने अभी जो पॉइंट उठाए पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ने की सहूलियत के लिए, सौकर्य के लिए, सुविधा के लिए इस प्रकार हम लोग करते हैं। जहां पर नित्य है उसको छोड़ देते, वी डोंट टच इट, ठीक है। तो वाक्य में आपकी इच्छा, आप रखे तो साथ में रखे, नहीं तो अलग अलग रखे। जो एक पद नहीं है उसको आप अलग अलग रख दीजिए, जो धातु उपसर्ग नहीं है, बस वो कंडीशंस नहीं होने चाहिए जो ऊपर लिखे हैं, ठीक है। नॉर्मली संधि में क्या होता है, वर्ण विपरिणाम होता है, ठीक है, वर्ण विपरिणाम। तो कुछ संधि होते हैं जो हम शॉर्टली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम, इसमें कोई विपरिणाम नहीं होता है, पर टेक्निकली वो उसको हम संधि मानते हैं, ठीक है। ये टेक्निकल वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाम वर्ण प्लस दक्षिण वर्ण एट निमित्तम, ये फॉर्मूला है संधि का, ठीक है। सो एंड सो वर्ण ऑन द लेफ्ट becomes something when, ठीक है, when it comes across with this letter, comes in connection with this letter under certain condition, then this letter changes to this letter or both get together get to into some other letter। इस प्रकार के इतने कंडीशन होते हैं संधि में। तो वर्ण मेलन होने पर क्या क्या परिणाम होते हैं, ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। एक तो नूतन वर्ण बनता है, नया वर्ण बनता है। दूसरा वर्ण लोप हो जाता है, कभी कभी जो वर्ण है वो रहना बंद हो जाता है। दूसरा जैसे पहले था वैसे ही बैठा रहता है। तीसरा पूर्व रूप होता है, जो दोनों मिलकर पहला वाला वर्ण जैसा बन जाते हैं। और कभी कभी पर रूप होता है, दोनों मिलकर दूसरा नेक्स्ट राइट साइड वर्ण जैसा बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इतना बड़ा प्लस बनाया मैंने, ठीक है। प्लस का लेफ्ट साइड, प्लस का राइट साइड, कौन से में बदल रहा है, तो ऑल दिस कॉम्बिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, फिर नूतन वर्ण बन रहा है, तो नूतन वर्ण कहाँ कहाँ बन सकता है, वाम वर्ण स्थाने, या तो नूतन वर्ण लेफ्ट साइड बनेगा, या नूतन वर्ण राइट साइड बनेगा, या नूतन वर्ण दोनों को मिला के, दोनों को कैंसिल करके नया लेटर आ जाएगा। दोनों बहुत लड़ लिए, चलो जाओ जाओ तुम लोग नहीं रहना, तुम्हारे प्लेस में, या फिर दोनों मिलकर ठीक है हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, लेट्स मेक सम अदर अचीवमेंट, सो दे मेक अ न्यू अचीवमेंट कॉल्ड दिस, ठीक है। नया वर्ण बन जाता है, ठीक है। और इसी को शास्त्र रीत्या हम जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो अलग से होता है, उसको चतुर्विधा हमने माना है, ठीक है। शास्त्र रीत्या चतुर्विधा उसको माना है, वो है लोप आगम आदेश प्रकृति, ठीक है। लोप आगम आदेश प्रकृति भाव, ठीक है। वर्ण भेद आधारेण पंचविध, तो फिर ये अभी वो टाइप्स का था, कैसे विभाग और कैसे मेलन होता है, क्या क्या बनता है उस आधार पर। लेकिन ये जो निमित्त बोले तो वो क्या कहते हैं, कंडीशन अंडर विच दिस चेंज हैपेंस इज कॉल्ड निमित्ता। जिस शर्त पर, वो जो शर्त जो इस मेलन को पॉसिबल करता है उसको निमित्त बोलते हैं, ठीक है। तो वो अलग टाइप का है। अभी पहले जो विभाग देखा, ये विभाग क्या है, अच जो दो अचों के बीच में हो रहा है, दो हलों के बीच में हो रहा है, ठीक है, अच और हल के बीच में हो रहा है, इस प्रकार का वो रहता है। तो संधि, प्रकृति भाव, विसर्ग, एक और कॉन्सेप्ट है विसर्ग बहुत ही माइंड बॉगलिंग है संधि के विषय में। बाप रे, इसके इतने सारे क्या कहते हैं, तेवर है क्या, ऐसा लगता है। रियली फील लॉट ऑफ विसर्ग का अपना पूरा वो जो क्या कहते हैं अपना मेजेस्टी, उसका मेजेस्टी जो है वो सारा संधि में दिखाता है, ठीक है। इट्स ऑल ग्रैंडियर, उसका जो
उसका एक्सप्रेशन के कितने टाइप्स रहते हैं, तो बस विल जस्ट लीव सैल्यूटिंग, करे क्या बात है, आपको हाथ जोड़कर नमस्कार करेंगे, ये स्थिति आ जाती है विसर्ग संधि पढ़ते पढ़ते। ठीक है, फिर स्वादि संधि, फिर हल संधि। ठीक है, ये 5 टाइप के होते हैं। फिर जो हमने लेफ्ट वर्ना राइट वर्ना बोला ना, तो वो उसको बोलते हैं स्थानीय आदेश, स्थानीय निमित्तम आदेश। तो स्थानीय लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, तो किसके प्लेस में चेंज हुआ है वो स्थानीय है। निमित्तम, आई टोल्ड यू द कंडीशन। फिर आदेश जो नया वर्ण बना है या दोनों को मिला के कुछ बना है या कुछ whatever happened is called आदेश, the result is the आदेश। समझ गए? स्थानीय is the place, the receptacle of that संधि। ठीक है, फिर चेंज कहाँ हुआ है वो स्थानीय है, और कौन से शब्द पर हुआ है वो निमित्त है, और किस में चेंज हुआ है वो आदेश है। संधि के विषय में, these are very important words। ठीक है, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। I thought I would introduce some, कोई एक दो संधि बताऊंगी सोचा था, पर एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आज वो इंक्लूड नहीं किया है। इससे पहले कि we close और revise and close, I just wanted to introduce a book to you। ठीक है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है, किसी को इसके आगे जाना है, इस लेवल का नहीं है। आई एम टेलिंग यू 101 टाइम्स कि मैं सारे कंडीशंस बता के आपको एक बुक के बारे में बताती हूँ, फिर आप ये मत सोचिएगा कि आपके लिए जरूरी है, लेना है क्या भगिनी, हमारे क्लास में आप पढ़ाएंगे क्या, नहीं, ये केवल हायर लोगों के लिए है। नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपको है, जैसे आप में से कुछ लोग कुछ पढ़ के आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, तो मैंने ये सारा मटेरियल भी उसी बुक में से लिया है। सारा बोले तो ऑलमोस्ट शास्त्र का जितना पार्ट्स मैंने लिया है सारा इसमें से लिया है, ये पुस्तक है। और इसे लिखा है हमारी सखी ने। ठीक है, मेरी बहुत अच्छी संस्कृत भगिनी है, कई सालों से हम लोग मित्र हैं, और फिर वो मेरी ऑलमोस्ट ओन भगिनी जैसी है। ठीक है, तो काटूरी शिव कुमारी है उसका नाम, और उन्होंने लिखा है ये किताब, और ये हमारे तिरुपति के विद्यापीठ से प्रकाशित हुआ था, जब वो विद्यापीठ था, अभी वो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है, वहां से ये पब्लिश हुआ है पुस्तक। ठीक है, तो इतना मोटा है, हार्ड बाउंड बुक है, बहुत सुंदर पुस्तक है। ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और अंदर इसके बारे में ये, ठीक है, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। और इस पुस्तक का प्रत्येकता ये है कि इसी में संधियों का, जैसे ये पूरा आप देखिए, पूरा केवल संधियों के लिए देखिए, एक चैप्टर के लिए इतना सारा विपुलता से उन्होंने बनाया, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, और पूर्ण पुस्तक संस्कृत में है। ठीक है, इसमें संधि है, फिर कारक प्रकरणम है, समास है। ठीक है, कितने पोर्शन है इसमें। ओके, और जब आप संधि खोलेंगे तो दे आर ब्यूटीफुल टेबल्स भी है इसमें, देखिए इस तरह का मैंने यहाँ से लिया है ये वाला, लोप आगम आदेश पूर्व रूप ये सब, और उसके सब वेराइटीज भी है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए दिस इज अ हायर लेवल बुक, और इसमें एक्सरसाइजेस भी दिए हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस अभ्यास भी दिया हुआ है, जिसको आप पूरा लेसन पढ़ के एक बार यू कैन जस्ट डू द एक्सरसाइजेस एंड गेट यूज्ड टू द टॉपिक। तो टॉपिक में क्या क्या बताया गया फिर कभी नहीं भूलेंगे, जो एक बार एक्सरसाइज करेंगे। तो उन्होंने बहुत मेहनत से ये पुस्तक बनाई है, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स शी कलेक्टेड, एंड बहुत अच्छा उन्होंने स्टेबलाइजिंग करके बिल्कुल ये कलर पैटर्न ये सब बुक डिजाइनिंग भी उन्होंने किया है। ठीक है, मार्गदर्शन मिला है, पर शी डिड एक्सप्रेस विद लॉट ऑफ ये है उनका पूरा परिचय भी एंडिंग में लिखा हुआ है, फ्लैप पर है। ठीक है, काटूरी शिव कुमारी, इनके आपको अगर आप संस्कृत में डायरेक्टली समझ सकते हैं, आप संस्कृत को, कुछ लोग हैं, जैसे आप लोग तो स्टार्टर्स है, पर अगर आपके कोई दोस्त है, कुछ लोग हैं, तो आप इनके यूट्यूब में इनका चैनल है, और ये पूरा व्याकरण लेसन अपलोड करके रखती हैं, बीच बीच में जो भी पढ़ाती है वो शी कीप्स ऑल दोस लेसन्स इन दैट हर चैनल। तो आप काटूरी शिव कुमारी जी का यूट्यूब चैनल एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा व्याकरण के टॉपिक से। शी डजंट डील विद भाषा, क्लियरली बता रही हूँ, भाषा को डील नहीं करती हैं वो, व्याकरण को डील करती हैं, पूरा व्याकरण सिद्धांत कौमुदी इत्यादि। तो आप लोग को कोई भी इंटरेस्ट है, किसी को अभी बताना है, देन यू कैन रेफर हर नेम एंड दिस थिंग। और ये पुस्तक की आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं है, ये बस बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे पुस्तक हैं जो आपको सहायता कर सकती हैं आगे,
तो जस्ट बी एश्योर्ड, ठीक है। संधि टॉपिक बताया है इसलिए थॉट कि मटेरियल के बारे में मैंने बोला था, आपको वादा किया था कि मैं पुस्तकों के बारे में, वेबसाइट्स, यूजफुल वेबसाइट्स के बारे में पूरा बताऊंगी करके, तो उसके अंतर्गत आपको पुस्तक परिचय के रूप में ये करवा रही हूँ। तो we'll just revise what we have studied till now. आज हमने आकारांत स्त्रीलिंग पढ़ा है, रमा शब्द को पढ़ा है, और हमने ये जाना कि इसका प्रथमा विभक्ति कैसी होती है, और उसके थोड़े बेसिक्स को ब्रश अप किया, और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होते हैं वो सब हमने पढ़ा। फिर उसके प्रत्यय जोड़ के देखे कि वो कैसा बन रहा है। ये प्रत्यय जोड़ते समय वी आर नॉट इंक्लूडिंग संधि नियमास दैट आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि रमा प्लस ए रमई होना चाहिए ना, रमे कैसे हुआ, नो। वृद्धि संधि आपने हिंदी में पढ़ी होगी व्याकरण में, तो दिस इज नॉट दैट संधि, ये केवल प्रत्यय योजन के लिए एक स्थूल रूप से आपको आइडिया के लिए बताया जा रहा है। फिर ये कर्ता का काम करता है क्रिया में, वाक्य में क्रिया के साथ उसका संबंध कर्ता का होता है, तो कर्तृकारक बोलते हैं इसको। और फिर इसका मीनिंग कैसे होता है, एक रमा, दो रमाओं और फिर अनेक रमाओं, ठीक है। फिर उसी का द्वितीय विभक्ति भी हमने पढ़ा, और हमने ये जाना कि उसके जो प्रत्यय होते हैं रमे रमाः, वो द्विवचन में भी बहुवचन में भी प्रथमा द्वितीय विभक्ति के समान रूप होते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा कंफ्यूजन का कारण हो सकता है, पर वी विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। और फिर द्वितीय विभक्ति का भी हमने देखा कि कैसे वो प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ देता है, एक रमा को, दो रमाओं को, अनेक रमाओं को। तो ये रिपीट हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल उसका संदर्भ कॉन्टेक्स्ट के आधार पर उसका अर्थ हम लोग कर लेते हैं। फिर हमने अभ्यास के लिए कुछ प्रातिपदिक दिए, जिनको आप तीनों में, मतलब इसमें जो भी तीन दिए हैं उनके तीनों रूप आप सारों के बनाएंगे, प्रथमा द्वितीय संबोधन, सबके विभक्तियों के रूप आप इन सभी शब्दों के बनाने का या फिर कम से कम बोलने का प्रयास कीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। पूरे अर्थों के साथ आप हिंदी अर्थ भी लिख सकते हैं, जैसे सुता सुते सुताः, एक बेटी, दो बेटियां, अनेक बेटियां, सुताम सुते सुताः, एक बेटी को, दो बेटियों को, अनेक बेटियों को। इस प्रकार आप बना सकते हैं, एक पैराडाइम बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा संधि के बारे में, ठीक है। संधि कैसा होता है, उसमें क्या क्या विभाग होते हैं, कहाँ नित्य होता है, कहाँ विवक्षा होती है, और कितने टाइप का शास्त्र के विधान से होता है, कितने टाइप का नॉर्मल विधान से होता है, उसमें किस स्थान पर क्या होता है, इसको हमने अच्छी तरह, मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसका हमने परिचय मात्र लिया। और शास्त्रीय कितनी संधियां होती है, वो जो ये सबसे स्थूल विभाग, ठीक है, सबसे स्थूल विभाग है ये, कि वी हैव नॉट गॉन इनटू इंटरनल डेप्थ। इंटरनल डेप्थ में जाएंगे तो बाप रे, एक एक में ऑलमोस्ट 20 हैं, ठीक है, 20-25 संधियां होंगी एक एक में, ठीक है। सो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। तो हमने स्थानीय निमित्त आदेश के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब भी समय मिलता है, एक एक टॉपिक के साथ साथ थोड़ा हम संधि भी पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। जो स्वर और स्वर में होता है वो होता है, स्वर और व्यंजन में होता है, व्यंजन और व्यंजन में होता है वो एक है, और स्वर और व्यंजन में जो होता है वो केवल मिला के लिखने का होता है, दैट इज वो संधि नहीं बोलते उसको। जैसे कई रामान अर्चामी, तो रामान अर्चामी, तो न में हलंत निकाल देंगे, आ को हटा देंगे, ना को पूर्ण बना देंगे, रामान प्लस अर्चामी, रामान अर्चामी, तो वो ना बना देंगे, बस इतना ही, वो संहिता नहीं काउंट होता है, वो केवल मिला के लिखने का एक प्रोसेस है, दैट्स ऑल। क्योंकि हम संस्कृत में शब्दों को अलग अकेले हलंत के फॉर्म में नहीं छोड़ते, वो बड़े हाईली रिएक्टिव होते, बड़े भड़कीले होते हैं वो, ठीक है, इसलिए उनको अलग नहीं छोड़ते, क्रैकर्स की तरह होते हैं, विच आर जस्ट फायरेबल, ठीक है, इसलिए उनको अलग अलग नहीं रखते, वी कीप देम इन अ कंबाइंड पोजीशन ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है। तो ये संधि संस्कृत की भाषा का बहुत बड़ा धरोहर है, बहुत बड़ा इसका पात्र है भाषा में, संस्कृति में, और हमारी सोच विचारधारा में भी।
ठीक है, तो संस्कृत में संधि को हम यूं ही बनाए रखेंगे और उसके स्थान पर हम लोग ग्रो करेंगे, उसको हमारे स्थान पर लाने का प्रयास कभी नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ भी भाषा है, कुछ भी है, कुछ भी आप नया सीखते हैं, कोई कलाकारी सीखते हैं, कोई संगीत सीखते हैं और स्विमिंग सीखते हैं, साइकिलिंग सीखते हैं, रनिंग सीखते हैं, या फिर कोई भी स्टिचिंग सीखते हैं, वॉट एवर मेकिंग समथिंग, उसमें पेन होता ही है और स्टेजेस भी होते हैं। उसी टाइप का भाषा में भी स्टेजेस होते हैं। आपको अभी बच्चे हैं तो आहार बहुत ही नरम नरम सा आहार देते हैं, थोड़ा बड़ा होने के बाद हम तगड़े फूड खा सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम के ग्रो होने के बाद। ये भी अध्ययन भी आप उसी टाइप का समझिए। अभी के स्टेज में हम नरम नरम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, पर जब कॉम्प्लेक्स फूड्स खाने का स्टेज आएगा, उस स्टेज को अभी देखकर सभी के लिए, मतलब अभी से अचार बंद, क्योंकि अचार बच्चों को नहीं दे सकते, हम अचार को बैन करेंगे, ऐसा कोई कहेगा तो हमारे हार्ट रुक जाएंगे। ठीक है, पूरा हार्ट बीट रुक जाएगा, बाप रे अचार बंद हो जाएगा, हम क्या खाएंगे, क्योंकि कई सारों के जीवन अचार पर चलता है। तो वैसा ही है, संधि निषेध, समास निषेध करेंगे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो बहुत टफ है, हम लोग उतना नहीं पढ़ सकते। आप नहीं पढ़ सकते तो आपकी प्रॉब्लम है। हमें, डू आई मेक एनी सेंस? कौन सा ऐसा आर्ट होगा, जैसे रनिंग, ओलंपिक्स में जाने के लिए कोई रनिंग प्रैक्टिस कर रहा है, कोई बच्चा उसे देखता है और बोलता है बाप रे उतना प्रैक्टिस, बैन करो ओलंपिक्स को। हम नहीं करेंगे, क्या बच्चा बड़ा कभी नहीं होगा? बच्चा ही बना रहेगा क्या? ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर आप इन पाठों को अच्छे से पढ़िए, ध्यान से संधि को वेलकम कीजिए और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो मोर थिंग्स आर गोइंग टू कम। ये आप एक बार रिवाइज अवश्य कीजिएगा, जो संधि का कॉन्सेप्ट है कुछ। ठीक है, कोई संदेह है तो पूछ सकते हैं। निमित्तम అంటే ఏంటి? निमित्त का अर्थ होता है जिस कंडीशन के आधार पर एक संधि हो रही है। जब ये और ये लेटर सामने आएंगे और ऐसा होगा, तब ये लेटर इस लेटर में बदलेगा, ऐसा टाइप का एक शर्त होता है, उस शर्त को निमित्त बोलते हैं। लाइक ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के बेसिक्स में, तो कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है निमित्त। इट मेक्स अ रिएक्शन पॉसिबल बट इट डजंट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। नमो नमः भगिनी, धन्यवाद। धन्यवादः भगिनी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद भगिनी, हरि ओम। धन्यवाद दीदी।